हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन माय चैनल यूट्यूब चैनल टोटल स्टूडियो। गाइस, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और गाइस, कल हम थोड़ी कुछ डेफिनेशन थी, हम उन्हें देखना भूल गए थे। गाइस, कल हमारी एक डेफिनेशन रह गई थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कहीं की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये क्या चीज़ होती है, आपका प्रश्न होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो मैंने कल आपको बताया था, जब मैं एक फॉर्मूला लिखाया था आपको कि F इज इक्वल टू 1/4 π ε0 Q1 Q2 अपॉन के R का स्क्वायर। तो जो मैंने ये चीज़ बताई थी, मैंने बताया था कि ये भी कांस्टेंट ही है, तो हम इसकी जगह क्या लिखते हैं, K लिखते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो इसकी एक डेफिनेशन आती है भैया, इसकी क्या आती है, अब एक डेफिनेशन आती है प्रॉपर, वो क्या चीज़ होती है वो देखो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या के इज इक्वल टू होता है हमारा एप्सिलॉन अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है हमारा एप्सिलॉन अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूँ तो देखो, इसकी डेफिनेशन होगी द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी to the ratio of the absolute permittivity to the permittivity of free space या फिर आप वैक्यूम भी कह सकते हो। आप इसे क्या कह सकते हो, वैक्यूम भी कह सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम हिंदी में कहते हैं प्रावैद्युतांक। क्या कहते हैं, प्रावैद्युतांक। हम इसे क्या कहते हैं, प्रावैद्युतांक। हम इसे हिंदी में कहते हैं प्रावैद्युतांक। कि द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले में अप्लाई करूँ, एफ वाले में से अप्लाई करूँ, तो देखो एफ इज इक्वल टू होता है 1/4 πε0 के Q1 Q2 अपॉन के R का स्क्वायर। तो देखो, आपने इस फॉर्मूले में कुछ चीज़ ऑब्जर्व करी होगी गाइस, कि हमारा अगर K मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो हमारा F क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि F और K क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो, नोट करके एक बात लिखेंगे, इफ डाइलेक्ट्रिक इज इंक्रीज in a medium, then force is decreased। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक नंबर में पूछे जाने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक बढ़ रहा है तो देखो हमारा फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैंने बता दिया, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये इनमें क्या होता है, एक रिलेशन होता है। तो हमारा जो टॉपिक था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन थी छोटी सी, आपको इसे देख लेना है, ये खत्म हुई। अब हमारा एक कल का टॉपिक बचा हुआ था कि कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या टॉपिक था हमारा जो टॉपिक था वो था कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कि हम कूलॉम लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, और फिर हम इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे कि हम कूलॉम लॉ वेक्टर फॉर्म में क्यों यूज हुआ है, इसकी इंपॉर्टेंस भी जाननी इतनी जरूरी है। तो गाइस, अब हम इसे प्रूव करते हैं, कूलॉम लॉ वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसे प्रूव करते हैं। तो देखो गाइस, हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है। हमारे पास क्या है, ये 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 और Q2। ये वैक्यूम में रखे हुए हैं और एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पे है। ये क्या है, एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पे है, और ये पॉइंट A और B पे सिचुएटेड है, इनसे r के डिस्टेंस की दूरी पे है। अब देखो, ये गाइस जो Q1 और Q2 चार्ज है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा और इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स क्या होगा, तो देखो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा हमारा F21। तो देखो गाइस, एक बात इम्पोर्ट नोट कर लो कि आप इसे F21 नहीं पढ़ोगे। इसका मतलब होता है फोर्स ऑन ट्यूब, यानी कि चार्ज ट्यूब है,
जो फोर्स है ड्यू टू वन, मतलब पहले चार्ज के कारण दूसरे का क्या फोर्स है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। अब इसी इसके कारण भी इस पर एक ऐसा फोर्स लगेगा F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो इसका मतलब ये होता है, ये नहीं है कि F12 F21, और ठीक है इस साइन का मतलब होता है कि हमने इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और कुछ नहीं होता है इसका मतलब, हमने इस वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो जो ये फोर्स है गाइस F12 और F21, जो ये फोर्स लगोगे ये इन दोनों पॉइंट जो ये लाइंस है हमारी Q1 और Q2 को जो मिलाने वाली लाइंस हैं इसके ही अलोंग होंगे। ऐसे नहीं होने का कि ये फोर्स इधर को लग जाएगा इधर को लग जाएगा, नहीं, इस लाइन के ही अलोंग हमारे फोर्स होंगे, इस लाइन के ही अलोंग हमारे क्या होंगे, ये फोर्स होंगे केवल। ऐसे नहीं कहीं इधर को भी लगता है इधर को, कहीं नहीं लगने का, केवल इसके ही अलोंग लगेगा जो भी फोर्स होगा। अब देखो इस फोर्स को डिनोट करने के लिए हमने कुछ यूनिट वेक्टर लिए। अब देखो जो हमारा फोर्स है F21 इस डायरेक्शन में लग रहा, तो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिया FR21 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है मैं आपको बता दूं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है, यहाँ लिख रहा मैं यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 1 होता है इसका मैग्नीट्यूड। तो केवल ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा, R21 कैप, ठीक है R21 कैप कहेंगे इसे। और देखो जो फोर्स है F12 इसकी डायरेक्शन ये इधर को लग रहा, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लिया, ये F12 हमारा इधर को है, तो इस ठीक है, तो इसे हम क्या लेंगे R12 कैप, ठीक है R12 कैप लेंगे। ये हमने क्या कर दी, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया। अब देखो हम जो F12 होगा वेक्टर, ठीक है, जो फोर्स F12 होगा वो हमारा कितना होगा, मैं आपको कल फॉर्मूला डिस्कस करा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन के R के स्क्वायर। और देखो इसकी हमें डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करनी है, तो देखो F12 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसे किसे रिप्रेजेंट कर रहा हमारा R12 कैप रिप्रेजेंट कर रहा, तो केवल इस डायरेक्शन में ही है, ये जो है इस डायरेक्शन में है, तो हमने फोर्स ऐसे रिप्रेजेंट करा। और जो हमारा F21 होगा इसी प्रकार, तो कितना होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन के R का स्क्वायर, और R21 इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा। अब देखो एक यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर हम किसी, जैसे कि हमारा R12 है यूनिट वेक्टर है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा वेक्टर R12 अपॉन के R12 का मैग्नीट्यूड, R12 का मैग्नीट्यूड ही हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। आपको लर्न करना है कि अगर कोई यूनिट वेक्टर दे रखा तो हम क्या लेंगे, उसका वेक्टर अपॉन के उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसका मॉडुलस। अब देखो जो R12 है ये किसके इक्वल है, R के ही तो इक्वल है। तो देखो जब हम इसे यहाँ क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो हमारा जो F12 होगा कुछ इस प्रकार का होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन के, देखो एक R तो यू है, जब हम इसे बटे में ले जाएंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे ना R12 वेक्टर अपॉन के R स्क्वायर और एक R यू बटे में, यहाँ से तो कितना हो जाएगा हमारा R की क्यूब हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला तो हमारा यू है, और एक है हमारा देखो यू F21। अब जो F21 होगा वो भी ऐसे ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी बस, Q1 Q2 अपॉन के R की क्यूब और R21 हो जाएगा बस वेक्टर R21। तो ये दो फॉर्मूले आपके आए, ये दो फॉर्मूले आपके यहाँ पर आ चुके हैं। तो गाइज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जरा, मैं हट रहा हूँ। तो गाइज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखो आप देखो मैं इन दोनों फॉर्मूले को यहाँ लिख रहा अभी ऊपर, मैं इन दोनों फॉर्मूले को लिख रहा है यहाँ से। जो हमारा F12 था वो कितना था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन के R की क्यूब और R12 वेक्टर R12। एक फॉर्मूला तो ये था हमारा, और एक फॉर्मूला था हमारा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन के R की क्यूब R21 कैप R21 वेक्टर। अब देखो गाइस आपने कुछ चीज़ ऑब्जर्व करी होगी यहाँ पे, कि आपने देखा होगा कि हमारे जो R12 है और जो R21 है, जो हमारे क्या है R12 वेक्टर R12 और जो R21 है, ये देखो ये गाइस इधर को है इस डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन इधर को है, ये क्या है इक्वल और अपोजिट है। ये क्या है इक्वल और अपोजिट है, इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, इनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ये इक्वल और अपोजिट है, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये मैं इंपॉर्टेंस बता रहा कूलॉम लॉ की। तो देखो क्या आ जाएगा R21 आ जाएगा का माइनस आ जाएगा। तो देखो जब ये माइनस है तो हमारे जो फोर्स होगी F12 ये भी माइनस हो गए माइनस के F21। तो देखो आपने क्या पढ़ा, आपने न्यूटन का 11th क्लास में थर्ड नियम पढ़ा होगा
कि लॉ, थर्ड नियम था कि एवरी एक्शन इज अपोजिट एंड रिएक्शन। कि देखो जो ये क्या कर रहा है, देखो जो हमारा कूलॉम का नियम है वेक्टर फॉर्म में क्या कर रहा, यहाँ नोट करके लिखेंगे, ये क्या कर रहा, जो हमारा कूलॉम लॉ है, कूलॉम्स लॉ फॉलो द न्यूटन थर्ड लॉ। ये क्या कर रहा, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो गाइस ये क्या कर रहा है, जो हमारा कूलॉम का लॉ था क्या कर रहा है, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। यही क्या है हमारे कूलॉम लॉ की इंपॉर्टेंस है। अब गाइस अब देखो ये कूलॉम का लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, मैं आपको इसके बारे में भी डिस्कस कराना चाहता हूँ। एक बार नोट कर लो जरा प्लीज, आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो मैं हमारा कूलॉम लॉ कब कब एप्लीकेबल है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आपको 3 पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं कि कूलॉम लॉ कब एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट कूलॉम लॉ तभी एप्लीकेबल है, देखो पहला नोट लिखोगे आप, कूलॉम लॉ, कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली व्हेन वन चार्ज इज इन रेस्ट और अनदर चार्ज इज इन मोशन। मतलब इसका मतलब ये है कि गाइस इसका मतलब ये है कि जो हमारा चार्ज, एक चार्ज तो क्या होगा रेस्ट में होगा, ये चार्ज हमारा रेस्ट में होगा, दूसरा चार्ज ऐसे मोशन में होगा, तो तब भी हमारा कूलॉम लॉ एप्लीकेबल है। और दूसरा इसका नोट है कि कूलॉम लॉ एप्लीकेबल ओनली व्हेन बोथ चार्जेस इन रेस्ट। देखो गाइस कूलॉम लॉ तब भी एप्लीकेबल होगा जब हमारे दोनों चार्ज क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, तभी तो ये एक दूसरे को फोर्स लगाओगे। क्योंकि नाम ही हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर, मतलब स्थिर रहना, कोई चार्ज इसमें जरूरी है स्थिर। और तीसरा आप नोट करके लिखेंगे, कूलॉम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल when both charges is in motion। मतलब क्या होगा गाइस, जब दोनों चार्ज मोशन में होंगे, मतलब गति कर रहे होंगे, एक चार्ज इधर से आ रहा एक चार्ज इधर से आ रहा, तो ये जब मोशन में होंगे मतलब एक चार्ज इधर से आ रहा एक चार्ज इधर से आ रहा, तो हमारा कूलॉम का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ना कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो कूलॉम का लॉ वहाँ क्या होता है, फॉलो होना बंद कर देता है। तो गाइस मैंने आपको कूलॉम का लॉ और कूलॉम लॉ वेक्टर फॉर्म में आपको अच्छी तरह डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी तरह मैं कल आपको एक और नई वीडियो लेकर आऊँगा और मैं पहले चैप्टर को फर्दर आगे ऐसे ही बढ़ाऊँगा जब तक कि ख़त्म नहीं हो जाता। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।